नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पुतिन बहुत परेशान है। पुतिन को बहुत बड़ा शॉक लगा है। यूक्रेन युद्ध के 50 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और जेलेंस्की ने रूस के एक कमांड सेंटर पर इतना बड़ा हमला किया है कि उसकी धमक मॉस्को में सुनाई दी है। कच्चा चिट्ठा में आज हम ये भी बताएंगे कि जिनपिंग ने अपना कौन सा यूनिवर्सल सोल्जर अमेरिका के खिलाफ तैनात कर दिया है, और ये भी कि किम जोंग उन के हाथ परमाणु बटन से कितनी दूर है। लेकिन उससे पहले देखिए कि जेलेंस्की की आग ने वर्ल्ड वॉर की नौबत क्यों पैदा कर दी है। और इस तरह लगा पुतिन को 440 वोल्ट का जोरदार करंट। शॉक ऐसा जिसमें छिपा है जेलेंस्की का गुस्सा, या कहें कि यूक्रेन में चल रही जंग में पुतिन को बहुत जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है। ये यूक्रेन युद्ध में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेन युद्ध में रूस की नेवी ने अपना शानदार फ्लैगशिप खो दिया है। ये जेलेंस्की का चूक निशाना है। कहें तो पुतिन के दिल पर वार किया गया है। सवाल है कि क्या जेलेंस्की अब वर्ल्ड वॉर की मांग कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट में रूस के सबसे खास वॉरशिप मॉस्कोवा पर यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया है। ये जहाज रूस की शान माना जाता है और इसका तबाह होना पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट के लिए हौसला पस्त करने वाली खबर है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन अपने 2 जंगी जहाज खो चुके हैं। मार्च की ये तस्वीरें देखिए जब मारियोपोल के पास रशियन नेवी के एक सप्लाई शिप ओर्स्क पर यूक्रेन ने हमला किया था। ये लैंडिंग शिप मारियोपोल में रूसी सेना तक हथियार लेकर आया था और तब हुए इस हमले ने रूस को हिलाकर रख दिया था। अब जेलेंस्की के गुस्से का ताजा शिकार बना है रूस की ब्लैक सी का कमांड शिप यानी मॉस्कोवा। रूस इसे हादसा बता रहा है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि बीच समंदर में मॉस्कोवा पर अपनी नेपच्यून मिसाइल से हमला किया और शिप को तबाह कर दिया। तीन हफ्तों के अंदर रूस ने अपने 2 वॉरशिप खो दिए हैं। 23 मार्च 2022 को मारियोपोल के पास रूस ने अपना लैंडिंग शिप ओर्स्क खोया और अब 13 अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा पर मिसाइलों से हमला हुआ है। ब्लैक सी में रूस की नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण जंगी जहाज तबाह हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी 2 मिसाइलों ने इस जंगी जहाज को तबाह कर दिया, जबकि रूस इस दावे से इनकार कर रहा है। В операційній зоні протикорабельними ракетами «Нептун» уражений крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, отримав суттєве пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапаси перекинули крейсер, і він почав тонути. रूस ने यह माना है कि उसके क्रूजर वॉरशिप मॉस्कोवा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रूस के मुताबिक मिसाइलों से लैस इस वॉरशिप में आग लग जाने के बाद धमाका हुआ, जिसके बाद सभी नौसैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कई रिपोर्ट ऐसी भी हैं जिनमें इस रूसी जंगी जहाज के डूबने की भी खबरें हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन पश्चिमी मीडिया और उसके अखबार इसी खबर से पटे पड़े हैं। हेडलाइंस में बताया जा रहा है कि कैसे रूस का सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूक्रेन के हमले में तबाह हो गया है। पश्चिमी देशों का मीडिया इसे रूस की नौसेना की बहुत बड़ी नाकामी और हार बता रहा है।
यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में अपनी 2 बहुत ही खतरनाक नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया और जब ये मिसाइलें रूस के वॉरशिप मॉस्कोवा से टकराई तो जहाज में आग के शोले उठने लगे। देखिए नेपच्यून मिसाइल कैसे कोस्टल डिफेंस के रूप में दागी जाती हैं। युद्ध के बीच आई इस खबर ने यूक्रेन की सेना को जश्न मनाने का मौका दे दिया। पूरे यूक्रेन में लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रांत ओडेसा के गवर्नर ने दावा किया कि उसके मिसाइल हमले में ही रूस का ये वारशिप तबाह हो गया है, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच रक्षा मंत्रालय कर रहा है। मॉस्कोवा एक मिसाइल क्रूजर है और ये ब्लैक सी फ्लीट में रूस का कमांड सेंटर कहा जाता है। 1979 में लॉन्च हुआ मॉस्कोवा स्लावा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। इसका नाम रूस की राजधानी मॉस्को पर रखा गया है। ये 600 फुट लंबा वॉरशिप है। 12,500 टन के वजन के साथ ये ब्लैक सी में रूसी सेना का कमांड शिप कहा जाता है। करीब 500 नौसैनिकों और अफसरों के साथ ये रूस के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक है। साल 2000 में मॉस्कोवा को एक नए वेपन सिस्टम से लैस किया गया था। 20,000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट करने वाले मॉस्कोवा पर कई खतरनाक हथियार हैं, जिनमें वुल्कैन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी है, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसमें लगी 130 मिलीमीटर की गन AK-130 से हवाई टारगेट्स को खत्म किया जा सकता है। ये 8 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और 15 किलोमीटर की रेंज में विमान को निशाना बना सकती है। ये वॉरशिप 40 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन अब भी नेटो के लिए ब्लैक सी में बड़ा खौफ माना जाता रहा है। लेकिन जब यूक्रेन ने इस पर अपनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से हमला किया तो देखिए क्या हुआ। नेपच्यून मिसाइल को हवा से, जमीन से या फिर किसी वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। दुश्मन के राडार से बचने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समंदर की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं रोक पाते और फिर ये शिप से टकराकर उसे तबाह कर देती है। ऐसे ही रूस के मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा के साथ हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती रही। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह से मॉस्कोवा के करीब पहुंच गई और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिलाकर रख दिया। मॉस्कोवा में लगे क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसे AK-630 1 मिनट में 4,000 राउंड यानी 30 मिलीमीटर की 4,000 गोलियां दाग सकता है। यह किसी भी वॉरशिप का मिसाइल से बचने के लिए आखिरी हथियार होता है, लेकिन AK-630 2 नेपच्यून मिसाइलों के हमले को रोकने में नाकाम रहे। दोनों मिसाइल बहुत तेज रफ्तार से मॉस्कोवा से जा टकराई। नेपच्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम स्पीड से चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका वॉरहेड ही 150 किलो का होता है। दरअसल ये रूसी मिसाइल Kh-35 का ही एक रूप है, जिसके कई वर्जन हैं और इसकी रेंज 280 किलोमीटर तक मानी जाती है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वॉरशिप को नुकसान कितना ज्यादा हुआ है और क्या यह आगे काम कर पाएगा या नहीं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई रूसी नौसैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। रूस के सबसे खास वॉरशिप पर यूक्रेन का हमला, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पुतिन इस झटके का जवाब आखिर कैसे देंगे। Попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся,
то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं, चाहे वो रूस की एयरफोर्स को रोकना हो या फिर उसके टैंक को। जहां रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली स्ट्रिंगर मिसाइल भी है। वहीं एंटी टैंक रोल में उसके पास जेवलिन से लेकर एनलो मिसाइल है, जिसने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मारियोपोल से लेकर कीव के आसपास रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन चुका है यूक्रेन। वहीं अब रूस के मिसाइल क्रूजर को निशाना बनाकर ज़ेलेंस्की ने जो मैसेज दिया है, उसका जवाब दिए जाने का पुतिन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन ने जो हमला किया उसका जवाब पुतिन परमाणु बम से दे सकते हैं। अब यही खतरा नजर आ रहा है। रूस ने कहा है कि अब न्यूक्लियर फ्री बाल्टिक पर बात नहीं होगी। बाल्टिक सागर के आसपास वो इलाका है जहां नेटो देश है और ये जगह रूस के बहुत करीब है। क्या इसके मायने ये हैं कि पुतिन अब इस इलाके में न्यूक्लियर बॉम्बर्स वाली उड़ान फिर से शुरू कर देंगे? क्या परमाणु युद्ध इस इलाके से शुरू हो सकता है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। क्या पुतिन फिनलैंड पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या पुतिन स्वीडन को भी नहीं बख्शेंगे? क्या नेटो में स्वीडन और फिनलैंड का जाना परमाणु युद्ध करा देगा? परमाणु युद्ध को लेकर यही सबसे बड़ा डर है, जिसे रूस की एक बहुत बड़ी वार्निंग ने फिर से एक्टिव कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को इस इलाके में ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें वो अपने परमाणु बम को भी तैनात करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में क्या रूस अपने बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर्स को बाल्टिक के पास कैलिनिनग्राद एयरबेस, जो कि चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है, वहां तैनात कर देगा? क्या यहाँ स्कंदर जैसी न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिव कर दी जाएंगी? क्या कैलिनिनग्राद एयरबेस से ही पूरे यूरोप में न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी? जाहिर है यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो की टक्कर इस वक्त बुलंदी पर पहुंच चुकी है। पारा बहुत गर्म है और सीधे सीधे परमाणु हथियार तैनात करने की बात खुल्लम खुल्ला हो रही है। फिनलैंड, जिसका रूस के साथ करीब 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, अगर वो नेटो से जुड़ता है तो रूस के लिए ये यूक्रेन की तरह ही भड़काने वाला कदम होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी पहले इसी राह पर चल रहे थे। परमाणु डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को एक्टिव कर देंगे। पुतिन का परमाणु तहखाना कैलिनिनग्राद और बाल्टिक सागर में भी खुल जाएगा। इसमें मोबाइल लॉन्चर वाली स्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ये बहुत ही घातक मिसाइल है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा। पूरी क्लास एक परमाणु पनडुब्बी है, जिससे दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल कितनी खतरनाक है वो आप इसकी लॉन्चिंग की तस्वीरों से समझ सकते हैं। बुलावा को लॉन्च करने का बटन दबेगा तो देखिए रूसी पनडुब्बी में कैसे हरकत होगी। प्रेसिडेंट की तरफ से लॉन्च कोड मिलने के बाद पूरी क्लास पनडुब्बी में तैनात नौसैनिक कोड मिलाएंगे। सबमरीन कमांडर से तस्दीक की जाएगी और फिर दबाया जाएगा परमाणु अटैक का बटन। इसके बाद दनादन समंदर के अंदर से 8000 किलोमीटर रेंज वाली बुलावा निकलेंगी। पूरी क्लास की सबमरीन से ऐसी 16 मिसाइल दागी जा सकती है। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल भी तैयार है।
अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। वहीं रूसी फौज अब डोनबास के पास अपनी बढ़ती हुई फौज को कवर देने के लिए कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर की भी लगातार मदद ले रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइलों के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकता है। ये कैमो 52 को इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बना देती है। अब तक रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे कामयाब हेलीकॉप्टर साबित हुआ। रूस ने अपने कुछ Mi-35 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जरूर खोए हैं, लेकिन इक्का दुक्का नुकसान के अलावा कैमो 52 हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। कैमो ने यूक्रेन में कई मिशन अंजाम दिए हैं। डबल रोटर यानी ऊपर से नीचे रोटर सिस्टम वाले इस हेलीकॉप्टर की पूंछ में पंखा नहीं लगा होता। रूसी फौज के क्लोज एयरपोर्ट में इनका रोल अहम रहता है। यूक्रेन में इनके बिना रूस के टैंकों की मूवमेंट सुरक्षित नहीं मानी जाती। Оперативно-тактическая авиация за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них 2 пункта управления, радиационная станция, 2 позиции реактивных систем залпового огня, артиллерийская батарея, 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники. यूक्रेन में रूस की लगातार बमबारी की वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई है। खार्किव, मारियोपोल, खेरसॉन और माइकोलेव जैसे शहर अब भी बड़े पैमाने पर रूस के हमले झेल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक रिहायशी इलाके में जब हमारे रिपोर्टर अरुण सिंह पहुंचे तो देखिए तबाही का मंजर कैसा था। कीव से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक गांव में हम जब पहुंचे तो देखा कि किंडरगार्टन को रूस की सेनाओं ने पूरी तरह तबाह कर दिया। इस वक्त मैं उसी किंडरगार्टन के अहाते में हूं। आप जरा तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो बच्चों का झूला है या बच्चों के खेलने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, पूरी तरह से टूट गई। ये जो बच्चों के खेलने की और सीखने की जगह थी, एक देखिए ये स्ट्रक्चर है छोटा सा जिसमें दोनों तरफ बच्चे बैठते थे और एक ड्राइविंग सीट भी इस पे है। तो इसके पीछे भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी छोटी छोटी हट बना करके और बच्चों के खेलने का इंतजाम था यहाँ पर, लेकिन सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है। Dear friends, above all, this war must end. The people of Ukraine cannot bear the violence being inflicted on them, and the most vulnerable people around the world cannot become collateral damage in yet another disaster for which they bear no responsibility. We need to silence the guns and accelerate negotiations towards peace now, for the people of Ukraine, for the people of the region, and for the people of the world. लेकिन यूक्रेन की जंग धीरे होने की बजाय और तेज होती जा रही है और इसका असर अब दुनिया के बाकी इलाकों पर भी पड़ रहा है। लेकिन पुतिन ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया जब प्रशांत महासागर में रूस की पनडुब्बियों ने एक के बाद एक कई मिसाइल लॉन्च की। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल और फिर निकली 5वीं मिसाइल। ये पूर्वी रूस के किनारे पर जापान सागर की तस्वीरें हैं, जहां रूस की नेवी ने एक बड़ी एक्सरसाइज की है। समंदर के नीचे पनडुब्बी के अंदर रूस की तैयारी देखिए। रूस की इस एक्सरसाइज में किलो क्लास की पनडुब्बी इस्तेमाल हुई है। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे शांत और खतरनाक सबमरीन मानी जाती है। इन पनडुब्बियों से कैलिबर मिसाइल लॉन्च करके रूस ने बता दिया है कि चाहे वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी चौतरफा है। इस एक्सरसाइज में 15 जंगी जहाज और पनडुब्बी शामिल हुई। जाहिर है रूस ने अपने पूर्वी छोर पर भी जंगी बेड़े को विश्व युद्ध के लिए तैयार किया हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग की आग में धकेल सकती है। और जंग की ये चिंगारी यूक्रेन से 7000 किलोमीटर दूर ताइवान और चीन के बीच सुलग रही है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को शक है कि जिस तरह चीन के जंगी जहाज
ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि चीन यूक्रेन जंग का फायदा उठाते हुए ताइवान पर कब्जा करने का मौका ढूंढ रहा है। और अगर चीन ने ऐसा किया तो ये जंग चीन और ताइवान के बीच नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी, जिसका सीधा सा मतलब है वर्ल्ड वॉर 3। ताइवान पर चीन के हमले की जमीन तैयार। चीन कर रहा ताइवान से जंग की एयर ड्रिल। समंदर में चीन का शक्ति प्रदर्शन। साउथ चाइना सी में जिनपिंग का सबसे बड़ा हथियार। साउथ चाइना सी के आसमान में परवाज भरता ये चीन का, या यूं कहें कि शी जिनपिंग का सबसे खतरनाक हथियार है। ये चीन का अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट चेंगडू J-20 है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सबसे शक्तिशाली और घरेलू रूप से विकसित स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में गश्त करने के साथ साथ समंदर के इस इलाके में रूटीन एयर ड्रिल करनी शुरू कर दी है। चूंकि ये इलाका ताइवान के पास है, लिहाजा दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ वो जापान के पास उड़ान भरकर उसे चेतावनी देने की भी कोशिश कर रहा है। इस तरीके की जो गतिविधियां उसने नेवी को अपने विस्तार में लगाया है, ये उसकी विस्तारवादी नीति का एक अंग है। पहले इसी वजह से उसने साउथ चाइना सी पे, ईस्ट चाइना सी पे और प्रेजेंस अपना इंडियन ओशन में जाहिर किया है और अपने आप को एक सुपर पावर की तरह दिखाने की कोशिश की। तो ये सारी गतिविधियां जो अभी पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं, इसका एक ही मकसद है कि अपने जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री उसके ऊपर अधिपत्य जमाना, उनके ऊपर डोमिनेंस करना और साथ में ताइवान को एक सिग्नल देना कि उनका भविष्य चाइना के साथ ही सुरक्षित है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह चीन बार बार ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि वो ताइवान की रक्षा प्रणाली को परखने के लिए रेकी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ अप्रैल 2022 में ही अब तक 7 बार चीन के विमानों ने ताइवान में घुसकर रेकी की है। कई बार चीनी युद्धपोत ताइवान की जल सीमा में भी दाखिल हो चुके हैं। इसके अलावा चीन के शेनयांग J-11 फाइटर जेट, शॉन्गक्सी Y-8 EW इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, CICWZ-10 हेलीकॉप्टर, रूस में बने MI-17 कार्गो हेलीकॉप्टर ताइवान के आकाश पर मंडराते नजर आए हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन जंग की प्लानिंग के फाइनल फेज में पहुंच चुका है। जैसे चाइना की हरकतें चल रही, जिस तरीके से उसका सैन्य अभियान चल रहा है, जिस तरीके से J-20 विमानें लगातार उड़ानें भर रही हैं और ताइवान के ऊपर सर्विलेंस रख रही है और उस पूरे इलाके पे डोमिनेट कर रही है, ये डेफिनेटली चाइना के इंटेंशन को दिखाता है कि वो ताइवान पे कैप्चर करना या उस पे आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जापान और ताइवान के करीब चीन के सबसे आधुनिक जंगी जहाज J-20 का उड़ान भरना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन ने अपनी नौसेना के पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड में J-20 युद्धक विमानों के स्क्वाड्रन को भी शामिल किया हुआ है। लिहाजा ताइवान के पास चीन की सेना के विमानों की रूटीन ट्रेनिंग आने वाले किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में जापान और अमेरिका को और हिंद महासागर में भारत और ताइवान को, जबकि उत्तरी समंदर में बाकी बचे देशों को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जहां तक जंग लड़ने के तजुर्बे की बात है, तो उस मामले में अमेरिकी नौसेना अव्वल है, जबकि चीनी नौसेना को समंदर में जंग का कोई तजुर्बा नहीं है। लिहाजा उसके हथियारों का असली इम्तिहान होना बाकी है।
समंदर का सिकंदर तो कोई नहीं होता है। परिस्थितियां, जो पॉलिटिकल सिचुएशन ही एक कंट्री को दूसरे के कंट्री के समझ से एक दूसरे से बेहतर बनाती हैं। लिहाजा ये कहना कि आज की डेट में चाइना के जो इरादे हैं वो समंदर का सिकंदर बनने के, ये उनके कंट्री के लिए लागू हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां क्या होंगी जब किसी भी ऑपरेशन में लॉन्च किया जाता है तो उसमें वस्तु स्थिति क्या होती है, लोगों का डिटर्मिनेशन क्या होता है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, कौन किसके सपोर्ट में आएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह जाते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। उसके पास 130 जंगी जहाजों समेत करीब 350 जहाज और सबमरीन की ताकत है, जबकि अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े में करीब 293 जहाज शामिल हैं। चीन समंदर में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ताकत बनने के बाद अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। इसी मकसद से ही चीन ने अपनी नौसेना के जंगी बेड़े की ताकत में लगातार इजाफा किया। चीन ने अपनी नौसेना को 3 थिएटर में बांट रखा है: उत्तरी थिएटर, पूर्वी थिएटर और दक्षिणी थिएटर। उत्तरी थिएटर नेवी में चीन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 4 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 1 क्रूजर, 9 डिस्ट्रॉयर, 12 युद्धपोत, 10 लड़ाकू पोत, 2 टैंक लैंडिंग जहाज, 5 मीडियम लैंडिंग जहाज और 18 मिसाइल पेट्रोल क्राफ्ट हैं। इसके अलावा पूर्वी थिएटर नेवल कमांड में चीन की नौसेना के पास 18 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 12 डिस्ट्रॉयर, 23 युद्धपोत, 19 लड़ाकू पोत, 2 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 16 टैंक लैंडिंग जहाज, 7 मीडियम लैंडिंग जहाज और 46 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। इतना ही नहीं, दक्षिणी थिएटर नेवल कमांड में चीन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 न्यूक्लियर और 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 11 डिस्ट्रॉयर, 18 युद्धपोत, 20 लड़ाकू पोत, 4 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 13 टैंक लैंडिंग और 9 मीडियम लैंडिंग जहाज और 22 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। चाइना का समंदर में सिकंदर बनने का इरादा उसके हो सकते हैं, लेकिन ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये समय दिखाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया का इंटरेस्ट है, ताइवान है, और आपका इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रूनी है, वियतनाम है। इतने सारे कंट्री, अगर इतने सारे कंट्री एक साथ हो जाते हैं तो कोई भी समंदर का सिकंदर नहीं बन सकता, बल्कि उनको अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए। अगर इस तरीके के लोग एकजुट हो गए तो चाइना के ऐसा कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता या सर्वाइव नहीं कर सकता। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन का बार बार ताइवान के जरिए अमेरिका को धमकाना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि चीन अमेरिका के साथ जंग की तैयारी कर चुका है। जिस तरह से चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में गश्त करने के साथ साथ समंदर के इस इलाके में रूटीन एयर ड्रिल कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि दुनिया पर मंडराते नए खतरे का अलार्म है, क्योंकि ऐसी एक ड्रिल के दौरान अमेरिकी जंगी जहाज F-35 और चीन का J-20 फाइटर जेट एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। हालांकि इस दौरान दोनों ही लड़ाकू विमानों ने हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो अमेरिका और चीन में जंग की चिंगारी भड़क सकती है। अमेरिकी वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मार्च 2022 में अमेरिका के F-35 जंगी जहाज और चीन के J-20 फाइटर जेट के बीच डॉग फाइट जैसे हालात पैदा हो गए थे। हालांकि इस दौरान किसी भी लड़ाकू विमान ने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। यूएस पैसिफिक एयर फोर्स के कमांडर जनरल केनेथ विल्सबैक के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II और चीनी वायुसेना का चेंगडू J-20 पूर्वी चाइना सी में एक दूसरे के आमने सामने थे। चीनी J-20 के साथ KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर रहा था। जनरल विल्सबैक के मुताबिक चीन का KJ-500 एवॉक्स लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को बढ़ाता है। चीन की हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को KJ-500 एवॉक्स के राडार से गाइड किया जाता है। अगर उनकी किल चेन को बाधित करना है तो J-20 और KJ-500 की जोड़ी को तोड़ना होगा। J-20 लंबी दूरी की मिसाइल PL-15 से लैस है।
PL-15 की रेंज 200 से 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। मार्च 2022 में जब J-20 और F-35 एक दूसरे के आमने सामने थे और एक डॉग फाइट की स्थिति पैदा हुई थी, मेरा मानना है कि आज की डेट में जिस तरीके से चाइना अपने J-20 का इस्तेमाल कर रहा है, ये एक बहुत ही इंप्रूव्ड एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसे हर तरीके के मिशन को संभव किया जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जो किम जोंग एक बार फिर दुनिया को डराने वाला है। इस वक्त उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर वॉर रूम में कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर अमेरिका की भी नजर है, लेकिन डरने की वजह बड़ी है दुनिया के लिए भी, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि किम जोंग एक बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा रिस्क है ये। इस बात की पक्की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया फिर परमाणु टेस्ट कर सकता है, और डर इस बात का है कि किम जोंग ये सब कुछ यूक्रेन युद्ध के दौरान कर रहा है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किम जोंग क्यों इस वक्त अपनी परमाणु वाली गुफा में चला गया है। दुनिया पर मंडराता विश्व युद्ध का खतरा। हिंदुस्तान से 5000 किलोमीटर दूर महायुद्ध। रूस यूक्रेन महायुद्ध से भी बड़ी होगी महाजंग। और तबाह हो जाएगी दुनिया। हिंदुस्तान से करीब 5000 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। यहां किम जोंग उन ने अपनी ताकत की नुमाइश की है। जहां किम जोंग उन का रूप, रंग, चाल ढाल सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर काले कपड़ों में नजर आने वाले किम सफेद लिबास में नजर आए। कहने को तो वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन ये सन्नाटे से पहले की शांति है, दिखावा है, छलावा है। क्योंकि उनकी चाल ढाल भले ही नई दिख रही हो, पर उनकी तानाशाही वही है। क्योंकि किम कहते कुछ हैं और करते कुछ और। दुनिया को दिखाने के लिए तो वो गुब्बारे उड़ा रहे हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग को परमाणु बम से कम कुछ ही मंजूर नहीं है। वो दुनिया के अमन चैन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्हें शांति शब्द से ही जैसे नफरत है, जिसकी वजह से दुनिया एक बार फिर जंग के बहाने पर खड़ी है, जिसने कीव से हजारों किलोमीटर दूर विश्व युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका के विदेश विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है, किम जोंग उन 15 अप्रैल की छुट्टी के दिन अपने पहले परमाणु हथियार परीक्षण की योजना बना रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का यह परमाणु परीक्षण देश के संस्थापक किम इल सुंग की 110वीं जयंती पर किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि किम जोंग का परमाणु परीक्षण धरती के नीचे किया जाएगा। किम जोंग उन ऐसे तानाशाह हैं जो हथियारों का जखीरा हासिल करने की होड़ में दिन रात लगे रहते हैं।
एक ऐसे तानाशाह जो अपनी सैन्य ताकत के बूते दुनिया में अपनी वक्त साबित करने की कोशिश करते आए हैं। एक ऐसे इंसान जो हथियारों के बूते विश्व की महाशक्तियों को चुनौती देते आए हैं। 북한의 대륙간 탄도미사일 발사는 한반도 비핵화와 평화를 촉구하는 우리 국민들의 여망, 국제사회의 요구와 외교적 해결을 위한 유관국들의 노력에 대한 중대한 도전이자 한반도와 지역, 국제사회에 심각한 위협을 야기하는 행위로서 유엔 안보리 결의를 명백히 위반하고 북한이 국제사회에 약속한 대륙간 탄도미사일 발사 유예를 스스로 파기한 것인 바. कहने को तो उत्तर कोरिया की लड़ाई सिर्फ अमेरिका से है, लेकिन एक बार जंग छिड़ी तो क्या अंजाम होगा इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस बार जंग छिड़ी तो होगी सबसे बड़ी तबाही। दुनिया में छिड़ सकती है परमाणु बम की जंग। तानाशाह की सनक में पिस जाएगी दुनिया। अब की बार टकराएगी दुनिया की महाशक्तियां। किम जोंग की परमाणु धमकी से सुपर पावर अमेरिका टेंशन में आ गया है, क्योंकि ये धमकी सिर्फ कोरी धमकी साबित नहीं होने वाली। किम शक्ति प्रदर्शन के मूड में है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी में लगातार गतिविधियां कर रहा है। दूसरी तस्वीर में साफ हो रहा है कि उत्तर कोरिया ने पुंगेरी में एक नई बिल्डिंग बना ली है। उसी साइट पर दूसरी तरफ 2 और बिल्डिंग बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर साइट पर लाई गई लकड़ियां भी देखी जा सकती हैं। तीसरी तस्वीर तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। किम जोंग ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट के करीब एक सुरंग बनवा ली है। न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर ताजी मिट्टी पर पत्थर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सुरंग अभी हाल ही में खोदी गई है। कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और शक हुआ था कि कहीं किम जमीन के अंदर कुछ खतरनाक खेल तो नहीं खेल रहे, जिसके बाद इस बात से जुड़े दावों की झड़ी लग गई। खबर आई कि किम ने उत्तर कोरिया की टनल नंबर 3 की एंट्री को दोबारा खोलने के लिए अपने बाकी सारे काम रोक दिए और सुरंग के किनारे खुदाई शुरू करवा दी। इस